हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी ए ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट 3 में बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मौलिक अधिकार होते हैं जो 12 से 35 आर्टिकल्स में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैग्ना कार्टा से आए थे। पहले मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा कंसेप्ट लिया था, उससे बिल्स ऑफ राइट आया, फिर फंडामेंटल राइट आया फाइनली। फंडामेंटल राइट्स जो हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से लेके अभी तक फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं। ये वो राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर नहीं होती कि उनको रोक सके, रिस्ट्रेन कर सके, छीन सके। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सिटीजन्स के लिए। तो देखते हैं एक बार उन फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी पार्ट 3 में डिस्कस करे गए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार बोला गया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 में डिस्कस है पार्ट 3 में। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लास्ट फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और सेवन्थ है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को मैं बताता हूँ कि ये हटा दिया गया है। ये हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स था, इसको हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको करा गया है लीगल राइट। लीगल राइट इसको माना गया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है ये अब। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 44th अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट 1978 में, तब इसको हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, इसको लीगल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अकेला फंडामेंटल राइट्स को ही, इस पार्ट को ही पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 38 दिन लगे थे इसको डिस्कशन के ऊपर। मतलब कि 38 दिन लगे थे इसके डिस्कशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में 38 दिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही डिस्कशन हुआ था। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 38 दिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही डिस्कस करे गए थे। अब मैं बताता हूँ राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम दिया गया है 19 to 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, इसके 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है 25 to 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है 29 to 30 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है आर्टिकल 32 में। अब ये 30 राइट टू प्रॉपर्टी में मैं लिख देता हूँ, ये आर्टिकल 31 में था। ठीक है, अब आप पढ़ोगे तो इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आप नहीं पाओगे इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब आर्टिकल जब बुक देखोगे तो उसमें आपको बेयर एक्ट भी चेक करोगे। बेयर एक्ट में पार्ट 1, पार्ट 3 12 to 35 दे रखा है, 12 से 35 दे रखे हैं फंडामेंटल राइट। बट हम जो फंडामेंटल राइट्स मानते हैं वो कब से मांगते हैं? 14 से, ठीक है, और 30 तक है, और एक 32 है। बट पढ़ाया भी ये जाता है। बट जो आर्टिकल 12 है, 13 है, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है, कुछ डॉक्टराइज दिए गई हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो जो मेनली है ना वो ये आर्टिकल्स हैं, इनमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये हमारे अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं करंट में, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं।
अब तक यही फंडामेंटल राइट है। जब हमारा संविधान बना था तब से लेकर यही राइट है, ठीक है। एक राइट हटा दिया बल्कि, और इसमें कोई ऐड नहीं करा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बात करते हैं समानता की, कुछ उनके राइट्स की जो छीने नहीं जा सकते। मैन के लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इनकी फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी मतलब कि समानता का अधिकार के बारे में बात करता है ये, कि सब जो है इक्वल रहे, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, कानून के सामने भी सब समान रहे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि मैं इन सब आर्टिकल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। इसलिए हम इस वीडियो में बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 इन आर्टिकल्स में डिस्कस करा गया है राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। इसमें राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14 में बताया गया। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, इन ग्राउंड्स के बारे में बताया, मतलब कि पूरी समानता के बारे में बताया कि भेदभाव नहीं होगा। इक्वलिटी का मतलब ये है। राइट टू फ्रीडम मतलब हमें आज़ादी है। आज़ादी किस चीज़ की आपको पता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, हम कहीं भी पीसफुल असेंबल कर सकते हैं, कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में। तो ये सारे क्या है, फ्रीडम, हमें घूमने की आज़ादी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई रोकता टोकता थोड़ी है। हालांकि इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के भी, कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन वो वैलिड डिस्क्रिमिनेशन माना गया है, ठीक है। सोसाइटी को अपलिफ्टिंग के लिए या एडवांसमेंट के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन माना गया है कि हाँ वो ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आपको घूमने की आज़ादी है, अभी थोड़ी कि मैं तो बॉर्डर पे जाऊंगा सीधा, मैं जहाँ डिफेंस में, मैं तो वहाँ डिफेंस में घूमूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुछ एक्सेप्शंस माने गए हैं इनके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मैं बताता हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन क्या है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता था पहले बहुत होता था, ठीक है, देह व्यापार जैसा बोलते हैं वो होता था, और चाइल्ड लेबर ज़्यादा होता था, ठीक है, फोर्स लेबर होता था। चाइल्ड लेबर एक्ट अलग बनाया गया है इसको हटाने के लिए, ठीक है। फोर्स लेबर मतलब कि ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते थे लोग, इन सब चीज़ों को हटाया गया है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, हम किसी को फोर्स लेबर नहीं कर सकते, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, हम चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शंस, तो मैं बता रहा हूँ जैसे चाइल्ड लेबर के भी एक्सेप्शंस हैं। चाइल्ड लेबर जो है वो कहाँ नहीं काम कर सकता, कोई माइंस हो, किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं काम करता, इन सब नहीं कर सकता, क्योंकि आपको देखोगे तो आप होटल वगैरह में देख सकते हो वो कर रहा है, ठीक है, बट वैसे नहीं कर सकता ना। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या है वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है मेजोरिटी के हिसाब से। जैसे हिंदू जो है वो 80% से अप्रोक्स 80% ही, आई थिंक 88 अप्रोक्स है परसेंटेज, चेक कर लेना आप कि मेजोरिटी इंडिया में इतनी हिंदूज़ की। हालांकि ये फिर भी हिंदू कंट्री नहीं है, ठीक है, इसको सेकुलर कंट्री कहा गया है। जैसे आप पाकिस्तान देख लो, इस्लामिक कंट्री देख लो, ठीक है, सऊदी अरब देख लो, यूएसए है, यूएसए भी सेकुलर कंट्री है। तो हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, सर्वधर्म संपन्न है इसमें, और सर्वधर्म की सर्वोच्चतम है, सबसे ऊपर है सर्वधर्म, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, हम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताइए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हम अपने कल्चर जो है हमारा संस्कृति उसको बचा सकते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। हम अपने कल्चर को बचाने के लिए, हम सपोज जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए दिया गया है कि आप उनके राइट्स को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का मतलब उनका एक फंडामेंटल राइट है, वो अपने राइट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, सिखों में क्या होता है, 5K बोला गया है, 5K फर्स्ट के हो गया उनके केश, ठीक है, केश हो गए मतलब बाल, कड़ा हो गया, कृपान हो गया, ठीक है, कच्छे को बोलते हैं जो कच्छा, कृपान, ऐसे होते हैं 5 चीज़ और होती है, मुझे एक याद नहीं, सिख रिलीजन का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो ऐसे 5 चीज़ होते हैं। तो ये क्या है, ये उनके माइनॉरिटीज़ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका फंडामेंटल राइट है कि हाँ वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। अगर वो उनका ये फंडामेंटल राइट ना हो तो उनको भी हेलमेट बोल देंगे कि आप हेलमेट पहनो, ठीक है। उनको ये कल्चर राइट इनको प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट, इसलिए वो चीज़ पहन रहे हैं, वो अपने रिलीजन को
प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है और ये मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में बताया गया है, आर्टिकल 32 में। इसका मतलब है कि जो ऊपर के जो भी राइट है अगर वो वायलेट होते हैं, ठीक है, तो कोई भी एग्री पर्सन 32 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना ये मांग सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए एग्री पार्टी सू कर सकता है किसी भी पर्सन पे जो उसका वायलेट कर रहा है। मतलब कि इसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये राइट नहीं होगा तो ऊपर के राइट का क्या फ़ायदा। अगर ऊपर के राइट वायलेट हो रहे हैं तो एग्री पार्टी जाएगा कहाँ, जब उसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है वो चला जाएगा कोर्ट में, डिले होता रहेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है कि संविधान की तरफ से एक रेमेडी का मतलब देखो आप, इलाज, मतलब कि ठीक करना, इलाज मिलना, ये तो होता है रेमेडी का मतलब। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स जो है अगर उनका वायलेशन होता है तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 में ये मेंशन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ले सकते हैं और ये हर किसी को, हर सिटीजन्स को मिलना कंपलसरी है अगर कोई उनका राइट वायलेट होता है। और ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को ना बनाएं। अब जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस करेंगे। इनकी सबकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सब आर्टिकल्स की, जिससे आपको ये ईजिली अच्छे से समझ आए। That's it for now. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you for watching. Jai Hind.